Welcome back to the channel. Today we are here with a new poem Rugby Chapel written by Matthew Arnold. Matthew Arnold ने इस पोएम को लिखा है और ये एक एलर्जी है। एलर्जी क्या होता है ये हमने आपको एक वीडियो दिया हुआ है। आप चाहें तो उसकी डिमांड कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे कर सकते हैं। मैं सजेशन बॉक्स में भी उसको डाल दूंगी। ये पोयम क्योंकि काफ़ी लंबी है तो करीब 30 मिनट का या 27 मिनट का ये वीडियो है आपका। इसको आप 10-10 मिनट्स के स्लॉट में देखिएगा और बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इसमें वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं और हिंदी में इसकी एक्सप्लेनेशन भी अंदर लिखी भी हुई है और बताया भी गया है। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए पोएम शुरू करते हैं। एक तो हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम लोग पोइट्री पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ टिप्स मैंने आपको यहाँ दिए हैं। जिस भी कविता को आपको पढ़ना है, सबसे पहले बुक लीजिए, उस कविता को खोलकर देखिए, एक शार्प पेंसिल और इरेजर अपने हाथ में लीजिए। वर्ड मीनिंग जो मैंने बताए हैं उनको आप साथ साथ बुक पर लिखते रहिए और जहाँ जहाँ भी मैंने आपको रुकने के लिए बोला है, रिवाइज करने के लिए बोला है, रिवाइज करिए। वीडियो को एक साथ आप पूरा देखकर नहीं समझ सकते हैं, इसलिए जहाँ मैंने पॉजेस दिए हैं वहाँ थोड़ा ठहर जाइए, रिवाइज कीजिए, फिर आगे बढ़िए। एक दिन में आप एक पोयम कीजिए, वो पोयम आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरी आपसे शर्त लगाती हूँ मैं आपको, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा है बिल्कुल वैसे करते चले जाइए। ये कविता आपके टिप्स पर हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। रग्बी चैपल मैथ्यू आर्नोल्ड की लिखी हुई पोयम है, जो इन्होंने अपने फादर थॉमस आर्नोल्ड की याद में लिखी थी। 19वीं शताब्दी के जो महान पोएट्स थे उनमें से एक पोएट हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड भी थे। उन्होंने ये पूरी पोयम अपने फादर को डेडिकेट करते हुए लिखी है, उनकी क्वालिटीज को बताते हुए लिखी है। पहले स्टेंज हमें पोएट हमें बताता है कि किस तरह से जो शाम है सर्दियों की वो कितनी दुख भरी और उदास है, और वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको देखकर ये कहा जा सके हाँ जिंदगी खुशनुमा है। याद रखिए, चैपल का मतलब होता है एक छोटा सा गिरजाघर। उसके बाद जैसे ही वो अपने पिता को याद करते हैं, उन्हें याद आता है कि जो चैपल था वहां पर, उसमें उनके पिता की जो डेड बॉडी थी वो दफन थी। और जैसे ही उन्हें ये चीज याद आती है, उन्हें अपने पिता याद आने शुरू होते हैं, और यहीं से उनके पिता की जो क्वालिटीज हैं उनको पोइट बताना शुरू करता है। पोइट बताता है अपने फादर के बारे में कि वो बहुत जिंदा दिल व्यक्ति थे। वो दूसरे लोगों से उनकी लाइफ को भी कंपेयर करता चला जाता है। वो बताता है बहुत से लोग दुनिया में आते हैं, खाते हैं, पीते, लड़ते झगड़ते, अपना टाइम वेस्ट कर कर चले जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं करते। लेकिन कुछ लोग उनके पापा की तरह होते हैं, जो अपना तो भला करते हैं, भगवान के रास्ते पर, बताए रास्ते पर चलते हैं और लोगों का भला करते हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी वो भगवान के घर यानी स्वर्ग तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो दोनों चीजों का कंपैरिजन भी उसने किया है, और उसने बताया कि उसके फादर जो है डेथ के बाद भी अगर किसी ग्रह पर होंगे तो भगवान ने जरूर उन्हें कुछ काम सौंपा होगा, क्योंकि उनके फादर थे ही ऐसे कि वो बिना काम किए रह ही नहीं सकते थे। अब अपने पापा के थ्रू वो यकीन करना शुरू कर देता है। पहले उसे लगता था जो महान पुरुषों की कहानी है वो दिल बहलाने का एक सामान है, या फिर जो इंसान खुद कुछ नहीं कर पाता तो वो हीरोज के रूप में कुछ कहानियां गढ़ लेता है। लेकिन जब उसने अपने पापा को इतना जुझारू, इतना महान काम करते हुए देखा, उसे यकीन होने लगा कि कहीं ना कहीं पास्ट में भी कुछ ऐसे लोग रहे थे जिन्हें भगवान ये काम सौंपता है कि आप मानवता की रक्षा करें। और इसी तरह से ये पोएम खत्म हो जाती है। वो अपने पिता की तारीफ करते रहते हैं और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें जो उन्होंने अपनी लाइफ में किया था वो हमें बताते हैं। इस तरह से पूरी एलर्जी जो है अपने फादर की डेथ के बाद उन्होंने लिखी, और ये पूरी उन्हीं को डेडिकेटेड है। यहाँ पर आप एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। जो कुछ मैंने आपको अभी समझाया उसको फिर से अपने शब्दों में बोलकर देखिए, क्या आपको कविता का सारांश आ गया? अगर यह आपको आ गया तो फील कॉन्फिडेंट, wear a smile and continue the elegy। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ की तैयारी करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट कहता है, कोल्डली सैडली डिसेंड्स द ऑटम इवनिंग। जो शरद ऋतु की यानी सर्दियों की जो शाम है वो धीरे धीरे नीचे उतर रही है, और वो बहुत उदास सी दिख रही है और ठंडी भी है। द फील्ड स्ट्रूवन विद इट्स डार्क येलो ड्रिफ्ट ऑफ विदर्ड लीव्स, यानी कि जो पत्तियों का ढेर है, सूखी हुई पत्तियों का, पीले रंग की पत्तियों का जो ढेर है, उससे जो हमारा मैदान है बड़ा तितरा बितरा पड़ा हुआ है, खराब सा लग रहा है। द एल्म्स फेड इनटू डिमनेस अपेस,
और जो एल्म्स के पेड़ हैं बड़े बड़े वो धीरे धीरे धुंधले होते जा रहे हैं क्योंकि शाम होने लगी है। साइलेंट, हर तरफ सन्नाटा है। हार्डली अ शाउट फ्रॉम अ फ्यू बॉयज लेट एट देयर प्ले, जो बच्चे शाम को खेल रहे हैं कभी कभी उनकी चिल्लाहट हमें सुनाई देती है। द लाइट कम आउट इन द स्ट्रीट, इन द स्कूल रूम विंडोज, स्कूल के रूम की जो विंडोज है वहां से एक छोटी सी लाइट कहीं से आती हुई हमें नजर आती है, लेकिन ये लाइट कैसी है? बट कोल्ड, सोलेमन, अनलाइटेड, अस्ट्रे, लेकिन इस लाइट में कोई भी रोशनी नहीं है, इस लाइट में कोई भी इफेक्ट नहीं है, यानी इस उदास माहौल को ये खुशनुमा नहीं बना पा रही है या रोशन नहीं कर पा रही है। Through the gathering darkness arises the chapel wall, in whose bound thou my father art laid, यानी कि वो कह रहा है कि ये जो अब अंधेरा बढ़ रहा है इसके साथ साथ मुझे चैपल की दीवारें इसमें नजर आने लगी है, और इस चैपल यानी इस गिरजाघर की दीवारों के अंदर जो बाउंड्री के अंदर वाला स्पेस है वहां कहीं पर मेरे फादर लेटे हुए हैं। वर्ड मीनिंग को आप यहाँ से देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और उसके बाद आप सेकेंड पैराग्राफ पर पढ़िए। सेकेंड पैराग्राफ, There thou does lie, तुम यहाँ पर लेटे हो in the gloom of the autumn evening, उस समय जबकि शाम है सर्दी की और ये बहुत उदास है और तुम यहाँ पर लेटे हो। कहाँ पर? चैपल के अंदर। वो अपने फादर को एड्रेस कर रहा है। But that word gloom to my mind brings thee back, ये जो शब्द है उदासी, ये मुझे तुम्हारी याद दिला रहा है। brings thy back, तुम्हारी याद मुझे इससे आ रही है। In the light of thy radiant vigor again, तुम्हारी जो व्यक्तित्व था वो इतना जिंदा दिल था, वो इतना प्रसन्न चित्त था कि मुझे उसकी याद आ गई। इन द ग्लूम ऑफ नवंबर वी पास्ड, जो नवंबर के दिन थे जो हम तुम्हारे साथ बिताया करते थे, नवंबर में भी ठंड होती है, वो दिन डेज नॉट डार्क एट दाई साइड, तुम्हारी साइड बैठकर कभी लगता ही नहीं था कि उन दिनों में कभी कोई डार्कनेस यानी उदासी भरी कोई बात थी। सीजन इम्पेयर्ड नॉट द रे ऑफ द बायंट चीयरफुल क्लियर, तुम्हारी जो प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व था उसके ऊपर किसी भी मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ हम मौसम को ले सकते हैं परिस्थितियों से, किसी भी परिस्थिति का आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप इतने जिंदा दिल व्यक्ति थे। थर्ड पैराग्राफ, सच दाउ वॉज, ओहो तुम इतने जिंदा दिल थे, ऐसे ही थे जैसे मैंने बताया। एंड आई स्टैंड इन द ऑटम इवनिंग एंड थिंक, यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ कहाँ पर? ऑटम की इवनिंग में, यानी इस शाम को मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ द बायोगॉन ऑटम्स, वो ऑटम के दिन, ऑटम मीन्स होता है यहाँ पे सर्दी, वो सर्दी की बात रातों को मैं सोच रहा हूँ, उन दिनों को मैं सोच रहा हूँ जब मैं तुम्हारे साथ हुआ करता था। 15 years have gone round since thou aroused us to treat, 15 साल हो गए जब एक दिन तुम उठे, और जब तुम उठे वो समर यानी कि गर्मियों की सुबह थी। तुम चलने के लिए उठे और भगवान ने तुम्हें एक कॉल यानी भगवान ने तुम्हें बुलाया और तुम बिना कुछ सोचे हुए उस पथ पर चल दिए जो मौत की ओर जाता था। वो बताता है किस तरह उसके फादर एक दिन समर की मॉर्निंग में इस दुनिया से विदा हो गए। फोर्थ पैराग्राफ, फॉर 15 years we who till then in thy shade rested as under the bogs of a mighty oak, 15 साल हो गए हैं हम में वो लोग जो तुम्हारी छत्र छाया में बैठे रहते थे हमेशा, जैसे कि एक ओक का पेड़ होता है उसकी ठंडी शीतल छाया में सब लोग बैठकर रेस्ट लेते हैं, इसी तरह हम अब तुम्हारी शीतल छाया में बैठते थे, लेकिन जब से तुम गए हो वी हैव एंड्योर्ड, हम बाहर निकल आए हैं, हमें धूप भी सताती है और हमें बारिश भी सताती है। बेयर अनशेडेड अलोन लैकिंग द शेल्टर ऑफ दी, अब हम तुम्हारे जो शेल्टर था यानी जो तुम्हारा संरक्षण था हम उससे महरूम हो गए हैं और हमें इसी तरह दुनिया की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक इमेज भी है, वो बात कर रहा है सनशाइन और रेन की, और कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये है कि अब हम डिफिकल्टी में भी हैं और हमें ये दोनों चीजें सताती हैं। फिफ्थ पैराग्राफ, ओ स्ट्रॉन्ग सोल बाय व्हाट शोर टेरेस्ट दाउ नाउ, अब कहाँ पर होगे तुम, तुम्हारी डेथ हो गई है लेकिन अब इसके बाद तुम कहाँ पर होगे, किस जगह पर तुमने अपनी शरण ली है। फॉर दैट फोर्स श्योरली हैज नॉट बीन येट वेन, तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा शक्ति थी, इतना ज्यादा ताकत थी कि मुझे पक्का यकीन है कि उसे तुम वेस्ट नहीं करोगे या उसे वेस्ट नहीं होने दिया जाएगा। कौन वेस्ट नहीं होने देगा इसे? भगवान, क्योंकि ऐसे लोग कम ही होते हैं।
Somewhere surely afar, in the surrounding labor house vast of being, is practice that is strength, jealous, beneficent and firm. मुझे पूरा यकीन है तुम दूर या पास जहां भी होगे, यहाँ से जितनी भी दूर तुम रहो चाहे, तुम हमेशा अपने आसपास उन लोगों को जो मेहनत कश हैं, उन लोगों को क्या करते हो, तुम स्ट्रेंथ देते होगे, ताकत देते होगे, और इस तरह से तुम उनकी मदद करते होगे। वो सोच रहा है कि मरने के बाद उसके फादर जहां भी होंगे, वो आसपास के जो मेहनत कश लोग हैं हमेशा उनकी मदद करते होंगे, उसी उत्साह से और उनकी भलाई के लिए। यस, इन सम फार शाइनिंग स्फीयर, हाँ मुझे यकीन है कि कहीं बहुत दूर कोई ग्रह होगा चमकता हुआ। तुम चाहे वहां पर कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो सकता है तुम्हें याद ही ना रहे कि तुमने इस पृथ्वी पर कौन कौन से काम किए हैं। स्टिल दाउ परफॉर्मेंस द वर्ड ऑफ द स्पिरिट, बावजूद इसके भी तुम भगवान के शब्दों पर, यहाँ स्पिरिट भगवान को कहा गया है, भगवान के शब्दों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा रहे होगे। इन whom thou does live, इस तरीके से तुम काम करते हो। 6th पैराग्राफ, प्रॉम्प्ट अनवेयर्ड एज हियर, तुम बिल्कुल फुर्तीले रहे होगे और खुशहाल या ऊर्जावान होगे जैसे तुम यहाँ थे। स्टिल दाउ अनप्रेजेस्ट विद झील द हम्बल गुड फ्रॉम द ग्राउंड, तुम उन लोगों को जमीन से उठाने के लिए, यानी कि गिरे हुए लोगों, जो कमजोर लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको उठाने के लिए हमेशा से ही एक उत्साह से तुमने काम किया होगा। इसके अलावा स्टर्नली रिप्रेस द बैड, तुमने उन लोगों को दबाने का भी काम किया होगा जो उद्दंडी हैं, जो दूसरों को सताते हैं या जो हठी हैं, उन लोगों के साथ तुमने कठोरता से बात की होगी, उसी तरीके से जिस तरह से तुम हम्बल लोगों यानी कि कमजोर लोगों का सहारा बनते हो, तो तुमने जो गंदे लोग हैं, जो खराब लोग हैं, तुमने उन्हें दबाने की भी कोशिश की होगी। स्टिल लाइक अ ट्रम्पेट, तुम्हारी आवाज उस वाद्य यंत्र यानी उस तुरही की तरह थी जिसे युद्ध में बजाया जाता है और सब लोग सचेत हो जाते हैं, तो तुमने अपनी एक आवाज लगाई होगी। और उसके बाद दो हु विद हाफ ओपन आई, और वो लोग जो अपने अध खुली आंखों से चल रहे हैं, कहां पर, एक बॉर्डर लाइन पर, उनके इस साइड पाप है और दूसरी साइड क्या है, पुण्य है, तो ऐसे रास्ते पर वो आंख मीच कर चल रहे हैं, जरा सी झपकी लगेगी और वो पाप के रास्ते पर चल देंगे। ऐसे लोगों को तुम अपनी आवाज से जगा देते हो और उन्हें वापस किस रास्ते पर ले आते हो, पुण्य के रास्ते पर ले आते हो। रिवाइवेस्ट सक्सेसेस्ट दिस वॉज दाई वर्क, और यही तुम्हारा यहाँ पर काम है। तुम रिवाइव करते हो, उन लोगों को दोबारा से बताते हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और तुम उनकी सहायता करते हो, और यही तुम्हारा काम है। दिस वॉज दाई लाइफ अपॉन अर्थ, और यही तुम्हारा काम यहाँ पर भी था, इस पृथ्वी पर भी तुमने ऐसे ही काम किया है। 7th पैराग्राफ, व्हाट इज द कोर्स ऑफ लाइफ, अब यहाँ पर पोएट उन लोगों की बात करता है जो अपना जीवन व्यर्थ में बिता देते हैं। What is the course of life of mortal man on the earth? इस पृथ्वी पर जो नश्वर प्राणी हैं, उनकी जिंदगी का क्या उद्देश्य हो सकता है, वो अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत करते हैं। अब वो बताता है, मोस्ट ऑफ द मैन, अधिकतर लोग एडिबी यानी फंस जाते हैं, बस इधर उधर की बातें करनी है, उनको खाना है, पीना है, बातें करनी है, प्यार करनी है, नफरत भी करनी है, और वो इकट्ठा करते रहते हैं कुछ अपयश और कुछ यश, और उसके बाद कुछ नहीं बचता है, वो सारी चीजें खो देते हैं, उनकी लाइफ इसी चीज में खत्म हो जाती है। अलोफ्ट एंड हर्डल इन डस्ट, और इस तरीके से वो एक दूसरे को डांट के, मार के, प्यार करके, नफरत करके अपनी लाइफ को मिट्टी में मिला देते हैं। स्ट्राइविंग ब्लाइंडली अचीविंग, कोई चीज पाने के लिए वो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं और उस चक्कर में उन्हें क्या करना है वो यही भूल जाते हैं। नथिंग एंड देन दे डाई पैरिश, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, उनकी लाइफ समाप्त हो जाती है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। एंड नो वन आस्क, और कोई भी नहीं पूछता, who or what they have been, कि वो लोग कौन थे। ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता, वो आए, बैठे, खाए, पिए, हंसे, बोले, चले गए। हंसे बोले भी नहीं, किस चीज को पाने की अपनी धुन में ही लगे रहे, लेकिन जिंदगी का कोई अच्छा उद्देश्य उन्होंने नहीं बनाया। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे कि चंद्रमा की रोशनी में कोई तरंग ऊपर उठती है, और उसके बाद वो ओशन की जो तरंग ऊपर उठी और नीचे आ गई, और उसके बाद वो वापस जाके मिल गई। किसी को नहीं पता चला इस तरंग का नाम क्या था, ये क्यों आई और क्यों चली गई। ऐसे बहुत से लोगों की जिंदगी है यहाँ पर जो एक क्षण में खत्म हो जाती है। और ये लोग कैसे होते हैं,
कॉमन पीपल होते हैं जो कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जिंदगी का उद्देश्य क्या है। ये आपका 7th पैराग्राफ यहाँ तक खत्म हो जाता है। आप एक थोड़ा सा पॉज लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ, रिवाइज कीजिए जो कुछ आपने अभी किया है, वीडियो को दोबारा से चलाकर आप देख सकते हैं। फील कॉन्फिडेंट, क्योंकि वर्ड मीनिंग भी मैंने साथ साथ दिए हैं और लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन में आपको बता रही हूँ, हिंदी भी लिखी हुई है वहां पर, तो ये चीजें आपको मदद करेंगी। और देखिए ये हिंदी में है एक्सप्लेनेशन, आप हमारा जो ब्लॉग मैंने आपको बताया उसका आप सामने देख सकते हैं, लिखा हुआ है। उस ब्लॉग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके बीए सेकेंड ईयर के सारे नोट्स खुलकर आपके सामने आ जाएंगे लिटरेचर सेक्शन में। तो स्माइल कीजिए, कॉन्फिडेंट फील करिए और चलिए कंटिन्यू करिए पॉज के बाद। नाउ 8th paragraph. And there are some whom athirst ardent unquenchable fires, not with the crowd to be spent. और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर एक प्यास है, जिनके अंदर एक इच्छा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, और ये लोग भीड़ का हिस्सा बनकर रहना नहीं चाहते। ये इधर उधर बिना किसी उद्देश्य के घूमना भी नहीं चाहते हैं, और जिंदगी के जो पर्पसलेस भंवर हैं वो उनमें भी बिल्कुल उलझना नहीं चाहते हैं। एफर्ट्स अनमीनिंग, वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जो खराब हो जाए या अनमीनिंग उनकी जिंदगी ऐसे ही चली जाए बिना किसी अर्थ के। yes, some of us strive not without action to die. हाँ, लेकिन हम में से कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर दुनिया में, कुछ लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहेंगे बिना किसी फ्रूट के, यानी बिना किसी रिजल्ट के। उनको हमेशा एक अच्छा रिजल्ट चाहिए अपनी लाइफ का, तो वो निरर्थक नहीं मरना चाहेंगे, उनकी लाइफ का कोई उद्देश्य होना चाहिए। वो चाहेंगे कि वो वहां से भी कुछ चीज अच्छी निकाल कर ले आए जहां से लोग भूल चुके हैं, यानी भूली बिसरी जगहों से भी वो कुछ अच्छी चीजें निकाल कर लाना चाहते हैं ताकि मानवता की रक्षा हो सके। नॉर ऑल ग्लट टू डेवोरिंग ग्रेव। अब यहाँ पर वो बताता है कि वो पुरुष क्या चाहते हैं कि हम केवल इसलिए ना मरे कि जो कब्र बनी हुई है हम उनके अंदर जाकर लेट जाएं और कब्र की भूख शांत हो जाए कि चलो मुझे एक बॉडी मिल गई है, बल्कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए वहां से भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं जहां पर कुछ भी नहीं होता है। Now, 9th paragraph. We have chosen our path to a clear purposed goal, path of advance. हमने जो रास्ता चुना है, हम में से हर कोई अपना रास्ता चुनता है, और हमने जो अपना रास्ता चुना है वो रास्ता एडवांस है यानी उन्नति वाला है, बट इट लीड्स अलोंग, लेकिन उसकी जर्नी कैसी रहेगी, बहुत ज्यादा खतरनाक रहेगी। देखिए जिस रास्ते की ये बात कर रहे हैं इसका मतलब है सद चरित्र का रास्ता, यानी अच्छाइयों का रास्ता, और वो रास्ता हमेशा लंबा होता है। कभी कभी ये गहरी घाटियों में से होकर गुजरता है, तो कभी बर्फ वाले पर्वतों से होकर गुजरता है। यहाँ पर घाटियों का मतलब भी कठिनाई है और ऊंचे ऊंचे पर्वतों का मतलब भी तकलीफें और कठिनाई ही है। चीयरफुल विद फ्रेंड्स, लेकिन हम अपने दोस्तों के साथ तैयार हो जाते हैं इस रास्ते पर चलने के लिए। देन ऑन द हाइट, और जैसे ही हम हाइट पर पहुंचते हैं अचानक तूफान आ जाता है, यानी खुशी खुशी हम लोग अपनी जिंदगी बिताते हैं कि चलो आज से हम सब अच्छे काम करेंगे, लेकिन जैसे ही हम अच्छे काम करने के लिए सोचते हैं और उमंगों के साथ ऊपर की साइड उठते हैं, अचानक से कठिनाइयां आ जाती हैं। यहाँ पर स्टॉर्म का मतलब कठिनाइयां हैं जिंदगी से, तो आपको ये दोनों चीजें साथ लेकर चलनी पड़ेंगी। थंडर क्रैशेस, एक बहुत तेजी से बिजली चमकती है और उसकी वजह से जो हमारा कैटरेक्ट है यानी कि जो झरना है वो फूट पड़ता है और अचानक से लाइटनिंग होने लगती है जो हमारी आंखों को चकाचौंध कर देती है। ये सब तकलीफें हैं जो आम जिंदगी में हम लोग को मिलती है, बस पोइट ने इसको एक जर्नी के थ्रू बताया है, हमें एक यात्रा के थ्रू वो हमें बता रहा है। 10th, अब वो ही जो यात्रा में दिक्कतें हैं वो उन्हीं को बता रहा है। रोरिंग टोरेंट्स हैव ब्रीच्ड, अचानक से एक मूसलधार वर्षा होनी शुरू कर देती है जो उस ट्रैक को, उस रास्ते को ही तोड़ देती है जहां पर कभी हम थे। स्ट्रीम बेड टूट जाता है और उसके अलावा जो यात्री थे जिन्होंने पैर जमाए हुए थे उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं क्योंकि उस पर अचानक से पानी आना शुरू हो जाता है। द स्प्रे बॉयल्स ओवर द बॉर्डर्स, और चारों तरफ पानी पानी हो जाता है क्योंकि पानी सड़क के किनारे से भी होकर ऊपर आने लगता है। अलोफ्ट, ऊपर की ओर, द अनसीन स्नो बेड स्लोप, ये तो चल ही रहा था हमारे साथ, अचानक से ऊपर से भी क्या होता है, स्नो बेड्स यानी कि पर्वत जो होते हैं वो टूट जाते हैं और वो हमारे ऊपर
लटकने लगते हैं। यानी कठिनाई हर तरफ से आती है। जो अच्छा इंसान होता है ना, आपको पता है उसके ऊपर कठिनाई आने लगती है और वो घबरा कर फिर इंसानियत का रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पर चल पड़ता है। तो बताता है ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पोएम के थ्रू वो यही बता रहा है कि कठिनाइयां इतनी सारी हैं और एकदम से आ जाती हैं। हैवोक इज मेड ऑन आवर ट्रेन। हमारी तो जो हमारा दल था, जो हमारा समूह था, उस पर अचानक से एक मुसीबत पड़ जाती है। फ्रेंड्स हु सेट फोर्थ एट आवर साइड फॉल्टर। जो हमारे दोस्त हमारे साथ चल रहे थे वो अचानक से लड़खड़ाने लगते हैं और वो कहीं उस तूफान में खो जाते हैं। वी वी ओनली आर लेफ्ट। केवल हम ही कुछ लोग बच जाते हैं। और फ्रोनिंग हेड। अब हमारे माथे पर चिंता की लकीरें आने लगती हैं। हमारे होठ जो हैं वो कैड़े हो जाते हैं और हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। 11th ऑन एंड एट नाइट फॉल एट लास्ट। और अंत में जैसे ही शाम का समय होना शुरू होता है, हम अपने रास्ते को पूरा कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही लोग पूरा कर पाते हैं। देखिए, बाकी लोग तो तूफान के साथ बह जाते हैं, कठिनाइयों से घबरा जाते हैं और रास्ते से हट जाते हैं। ये रास्ता कौन सा था? सद्चरित्र और इंसानियत का रास्ता था। टू द लोनली इन। अकेला हमें एक खड़ा हुआ सराय मिलता है और इस सराय पर एक बहुत कम बोलने वाला, पतला सा, कमजोर सा व्यक्ति खड़ा हुआ हमें नजर आता है, जो उसकी दहलीज पर खड़ा है। उसकी एक सफेद दाढ़ी है जो हवा में हिल रही है और उसने अपने हाथ में लालटेन पकड़ी हुई है। उस लालटेन से वो हमें देखता है कि किस तरीके से हम तूफान से पिटकर यहाँ पर आए हुए हैं, और हमसे पूछता है तुम्हारी पार्टी में किस किस को तुम अपने साथ लाए हो और किसको तुम बर्फ में छोड़ आए हो। इस तरीके से वो बात करता है। और जब वो होस्ट हमसे पूछता है कि तुम्हारे साथ कौन आया, तुम किसको ले आए, तो हम बहुत दुखी होकर बताते हैं उसको कि हम तो केवल अपने आप को ही अपने साथ लेकर आए हैं, बाकी सब लोगों को हमने तूफान के अंदर खो दिया है। बड़ी मुश्किल से हम केवल अपने लिए ही लड़ाई कर पाए और यहाँ तक पहुंच पाए हैं। हम बहुत दुखी हैं क्योंकि हम बिना दोस्तों के हैं, जैसे आपके सामने खड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, कंपेनियन एंड ट्रेन avalanche swept from our side। हम अपने दोस्तों के साथ थे, कंपेनियन के साथ थे, पूरा दल हमारे पास था, लेकिन अचानक से एक हिम संकलन हो जाता है, यानी कि बर्फ हमारे ऊपर गिर जाता है, बर्फ की चट्टान जो है वो टूट जाती है और सब लोग उसके साथ में बहकर निकल जाते हैं। बट दाउ वुडन्स नॉट अलोन। लेकिन केवल तुम, वो अपने पापा के लिए भी यहाँ पर कहता है, लेकिन केवल तुम ही एक ऐसे थे, उन्होंने ना केवल अपने आप को सेव किया बल्कि वो जीत भी गए, क्योंकि उन्होंने अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी बचा लिया। बाकी सभी लोग तो बचाने में नाकामयाब रहे, लेकिन क्योंकि मेरे पिता अपने साथ साथ दूसरों को भी बचा कर लाए थे, इसलिए विजेता जो थे इस पूरी यात्रा के कौन रहे? मेरे पिता ही रहे। बाकी हम सब लोग तो जंगल में इसी तरह से खड़े हुए थे। जंगल का मतलब है दुनिया की भीड़ में हम यूं ही खड़े रह गए बिना कुछ किए हुए, और करने वाला जो व्यक्ति था वो मेरे पिताजी थे। वी वर वियरी। हम बहुत थके हुए थे। वी वर फियरफुल। और हमें डर भी लग रहा था। वी आर इन आर मार्च। हम अपनी यात्रा में चल रहे थे और हम इतने ज्यादा थक चुके थे कि हमारी इच्छा हो रही थी कि हम यहीं पर बैठ जाएं या यहीं पर मर जाएं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, अब आगे नहीं चला जाता। हम लोग इतने ज्यादा थक चुके थे। स्टिल दाउ टर्नस। लेकिन तुम फिर भी पलटे और तुमने अपने हाथ हमें दे दिए, अपने हाथ उन कमजोर लोगों को दे दिए आगे बढ़ने के लिए, कि तुम्हें इस बात का डर ही नहीं था कि तुम पर भी इतनी ही मुसीबतें आई हुई हैं। गिव अस द वेरी हैंड। तुमने अपना थका हुआ हाथ भी उनकी साइड बढ़ा दिया। इफ इन द पाथ ऑफ द वर्ल्ड स्टोन माइट हैव वुंडेड thy feet। कभी अगर ऐसा भी हुआ कि इस दुनिया में चलते हुए रास्तों पर तुम्हारे पैरों को किसी पत्थर ने अगर नुकसान भी पहुंचाया, घायल भी कर दिया, टॉयल और डिडक्टिव हैव टायर्ड। और तुम जो थे, तुम्हें उन्होंने डिजेक्ट भी कर दिया, यानी उदास भी हुए, कभी तुम थक भी गए कठिन परिश्रम से, बावजूद उसके भी तो तुम्हारी आत्मा थी। हमने कभी भी नहीं देखा कि तुमने कभी कोई गिला किया हो, कोई शिकायत की हो। अगर हमने कुछ देखा तो वो था एक प्रसन्नचित्त चेहरा, एक हेल्पफुल नेचर और एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपनी बात पर अडिग रहता है, यानी जिंदगी की मुसीबतें भी आपको कभी परेशान नहीं कर पाई। 14th Therefore to thee it was given many to save with thyself। इसलिए
टू दी इट वॉज गिवन, इसीलिए तुम्हें कोई ऐसा काम दिया गया था ताकि तुम अपने साथ साथ दूसरों की भी सहायता कर सको। एंड एट द एंड ऑफ दाई डे, और दिन के अंत तक, यानी कि अंत वो गत्वहा ओ फेथफुल शेफर्ड, उन्होंने अपने पिता को एक गडरिया बताया है कि तुम इतने स्वामी भक्त गडरिये थे कि तुम सारी शिप्स को, यहाँ शिप्स कौन है, वो व्यक्ति जो आपके पिता के साथ यहाँ पर चल रहे थे, कि तुम अपनी सारी शिप्स को अपने हाथों में लेकर भगवान के द्वार तक पहुंच ही गए। अब यहाँ पर एक इमेज है कि वो बताता है कि उसके जो पिता थे वो उस गडरिये के समान थे जो अपने सारे शिप्स का ध्यान रखता है और उन्हें शाम होने तक कहाँ पहुंचा देता है, घर में सुरक्षित पहुंचा देता है। तो भगवान ने ये काम इसीलिए आपको दिया था ताकि आप उनके जो मानव है, जो भगवान ने मनुष्य बनाए हैं, उनको अच्छे मार्ग दिखाकर अंत में स्वर्ग तक पहुंचा सको। जी, 14 पैराग्राफ आपका एंड हो चुका है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको सस्ताना है। डीप ब्रेथ लीजिए, रिवाइज कीजिए, कॉन्फिडेंट फील कीजिए। अपने नोट्स के लिए नीचे बने हुए ब्लॉग पर जाइए, सारे नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। लैंग्वेज बहुत इजी लिखी गई है। और थोड़ा सा स्माइल कीजिए। अब मुझे पता है आप थक रहे हैं, लेकिन देखिए पोएट ने क्या कहा, जो थक जाएगा वो यही रह जाएगा और जो इस कठिनाई को पार कर लेगा वो पार हो जाएगा। तो चलिए पार होने के लिए तैयार हो जाइए। आले जी को कंटिन्यू करते हैं। 15th, एंड थ्रू दी आई बिलीव, और ये केवल तुम्हारा ही व्यक्तित्व था जिससे मैं विश्वास करने लगा था कि पुराने टाइम में भी कोई नोबल यानी महान और अच्छे लोग हुआ करते थे। प्योर सोल्स, वो बिल्कुल पवित्र आत्माएं हुआ करती थी जिनका सब लोग आदर करते थे और जिनको सब लोग आशीर्वाद भी देते थे। बाय फॉर्मर एजेस हु एल्स सच सो सोललेस सो पुअर, लेकिन आज के टाइम में जब मैं अपने आसपास देखता हूँ तो मुझे केवल लोग कैसे मिलते हैं, सोललेस मिलते हैं, यानी उनमें कोई भावनाएं ही नहीं होती हैं, उनमें कोई आत्मा, उनकी जिंदा ही नहीं है। सो पुअर इन द रेस ऑफ मैन हुम आई सी, जिन लोगों को मैं देखता हूँ वो मानव जाति के अंदर बहुत ज्यादा गरीब हैं क्योंकि उनमें मानवता नाम की चीज नहीं है। सीम्ड बट अ ड्रीम ऑफ द हार्ट, ऐसा लगता है जिन महान लोगों की बातें लोग किया करते थे वो केवल उनके दिलों का एक सपना रहता था, या फिर वो उन इच्छाओं को पूरी करते थे उनके द्वारा जो कभी उनसे पूरी नहीं हो सकती थी। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं उठा उठा कर जो गंदे लोग हैं उनको मारूं, पीटूं, जेल में भर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मैं एक कहानी लिखता हूँ और उस कहानी में मैं एक ऐसा पात्र गढ़ देता हूँ जो सबको मारता पीटता है। तो मुझे मारता पीटता का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मारता पीटता तो गलत लोगों को वो क्या करता है, पनिशमेंट देता है और अच्छे लोगों की मदद करता है। तो मुझे लगता था ऐसी कहानियां पढ़कर कि ओ गॉड ये तो सब नकली कहानियां हैं, लेकिन जब से मैंने अपने फादर का कैरेक्टर देखा, उनका काम करने का तरीका देखा, तो मुझे यकीन हो गया कि जो महान लोगों की कथाएं मैं सुनता था वो सभी सच थे। 16th, Yes, I believe that there lived other like thee in the past. अब मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी तरह लोग पास में भी जिंदा थे। Not like the man of the crowd who all round me today. वो ऐसे लोग नहीं थे जो आजकल मेरे चारों तरफ मुझे दिखाई देते हैं। Bluster और cringe. Cringe means चापलूस। वो ऐसे लोग नहीं थे जो हमेशा चापलूस हों। And make life हाइडियस एरिड एंड वेल, जिन्होंने जिंदगी को बहुत घृणित बना दिया है, बड़ा शुष्क बना दिया, यानी लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं, और बड़ा विभत्स बना दिया, यानी कि भयानक बना दिया उन्होंने लाइफ को। ऐसे ही लोग मेरे आसपास मुझे नजर आते हैं। बट souls tempered with fire, fervent, heroic and good helpers and friends of mankind. लेकिन आपका जो सोल था, आप लोग जो थे, महान व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है, उन्होंने क्या किया, उनका जो सोल था, उनकी जो आत्माएं थी वो बड़ी संयमित थी और वो बहुत जोश में भरे रहते थे। वो हीरोइक यानी कि एक हीरो की तरह काम करते थे, लोगों की मदद करते थे और वो मानवता के फ्रेंड हुआ करते थे। वो लोग इन जैसे लोग नहीं थे जो आजकल मेरे चारों तरफ दिख रहे हैं। 17th, सर्वेंट्स ऑफ गॉड और सन्स शैल आई नॉट कॉल यू। वो कहता है कि आप लोग भगवान के सेवक थे, फिर अचानक से खुद ही कहने लगता है नहीं, सेवक नहीं। क्या ये सही नहीं है कि मैं तुम्हें उनके पुत्र कहूं? क्यों? क्योंकि एक सर्वेंट अपने मालिक की बात इतने अच्छे से नहीं समझ सकता जितना कि एक पुत्र अपने पिता के दिल की बात समझ सकता है या दिमाग को पढ़ सकता है। His who unwillingly sees one of the little ones lost, वो नहीं, वो हिज का मतलब यहाँ पे भगवान है। भगवान बिल्कुल भी नहीं चाहते
देखना क्या कि उनका कोई भी छोटा सा बच्चा उनसे बिछड़ जाए, वो इंसानों को बच्चे के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। योर्स इज द प्रेज, इस बात के लिए आपको हमेशा मैं प्रेज करता हूँ, प्रशंसा करूंगा। इफ मैनकाइंड हैड नॉट एज येट इन इट्स मार्च फेंटेड एंड फॉलन एंड डाइड, अगर तुम उस मार्च में नहीं होते तो लोग बेहोश हो गए होते, थकान के कारण उन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया होता, या खुद ही वो मरने के लिए तैयार हो गए होते, लेकिन तुम्हारी वजह से वो लोग सुरक्षित भगवान तक पहुंच गए, यानी कि अच्छे रास्तों पर चल पड़े। 18th, see in the rocks of the world marches the host of mankind, a feeble wavering line। वो बोलता है देखो, हम साफ देख सकते हैं कि दुनिया में जो चट्टाने भरे पड़े हैं, या चट्टाना का मतलब कठिनाई है, जो चट्टाने हैं उनके बीच में से कहीं एक मानवता का रक्षक है जो उनको लिए जा रहा है, लेकिन वो लाइन जो है कहीं से कभी कभी तिरछी हो जाती है या फिर भटक जाती है। वेयर आर दे टेंडिंग, अरे वो लोग जा कहाँ रहे हैं। अब उसे चिंता होती है कि जो भटकती हुई लाइनें जाएगी कहाँ पर। अ गॉड मार्शल दैम, अब एक भगवान है जो उनको मार्शल करता है, यानी सही रास्ता उन्हें दिखा देता है। गिव देम देयर गोल, और वो उन्हें उनके उद्देश्य तक पहुंचा देता है। 19, बट द वे इज सो लॉन्ग, वाकई ये रास्ता बहुत लंबा था। ईयर्स दे हैव बीन इन वाइल्ड, सालों तक वो इस जंगली रास्ते पर रहे। यहाँ जंगली रास्ते का मतलब है दुनिया की कठिनाइयों के बीच वो रहे। शोर थर्स प्लेग दैम, जो सूखा हुआ गला था उसने उन्हें बीमार कर दिया। द रॉक्स रेजिंग ऑल अराउंड, उनके चारों तरफ एक बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने जो थी उभर कर आ गई और उन्होंने उन्हें परेशान कर दिया। फ्रैक्शंस डिवाइड देम, जो मतभेद थे लोगों के एक दूसरे के खिलाफ, उन्होंने उनको डिवाइड कर दिया। देयर होस्ट थ्रेटन टू ब्रेक एंड डिसॉल्व, तब जो उनका रक्षक था उसने क्या किया, अपने ऊपर जिम्मेदारी ली और उन्हें चेता दिया कि या तो तुम्हें डिसॉल्व कर दिया जाएगा या फिर तुम्हें तोड़ दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा, एक दूसरे से जुदा कर दिया जाएगा। तो रास्ते की कठिनाई की वजह से जो चीजें आ रही थी, यहाँ पर पोएट उनके बारे में बात कर रहा है। इस पैराग्राफ में पोएट कहता है कीप देम कंबाइंड, इन लोगों को एक साथ रखो, संयत करके रखो, वरना हजारों लोगों से बना हुआ जो ग्रुप है, जो ये आर्मी है, इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा भगवान के पास तक, यानी भगवान के घर स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएगा, सभी इस दुनिया में भटकते रहेंगे। सोल दे शैल स्ट्रे इन द रॉक्स स्टैगर फॉर इवन इन वेन, ये इन्हीं चट्टानों के बीच में यानी मुसीबतों के बीच में घिरकर गलत रास्तों पर चल पड़ेंगे। स्टैगर, ये डगमगा जाएंगे और बिना वजह वेन यानी इनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। डाई वन बाय वन इन द वेस्ट, और इसी वेस्ट लैंड में, इसी पृथ्वी पर वो खत्म हो जाएंगे, उन्हें रास्ता नहीं मिलेगा भगवान तक पहुंचने का। पोइट बताता है ऐसे समय में जब वो लोग बेहोश हो रहे होंगे और उदासीन होगी उनकी पूरी ही जाति, ऐसे समय में तुम एक एंजल की तरह आओगे और उनके सामने आकर उनकी मदद करोगे। रेडियंट विद आर्डर डिवाइन, रेडियंट प्रकाशमान, यानी कि उनको प्रकाशित कर दोगे तुम, किसको, आर्डर डिवाइन, उन अपने दैवीय उत्साह से उन लोगों में जान भर दोगे जो अभी तक थक कर बैठ गए, मरने की सोच रहे हैं या आगे बढ़ने की सोच नहीं रहे हैं। बैकन्स ऑफ होप, तुम प्रकाश स्तंभ बनकर आओगे, टॉर्च बियरर्स की तरह आओगे। लैंगर इज नॉट इन योर हार्ट, तुम्हारे दिल में कभी कोई थकान नहीं है, तुम्हारे शब्दों में कभी कोई कमजोरी नहीं है, और तुम्हारी जो आईब्रो है यानी माथे पर तुम्हारे कभी कोई सुस्ती या शिकन नहीं है, तुम एक एंजल की तरह हो। ये अलाइट इन आर वैन, हमारे कारवा में तुम प्रकाशमान हो, यानी कि तुम्हारी वजह से हमें रास्ता दिखाई दे रहा है। एट योर वॉइस, तुम्हारी आवाज सुनते ही जो दुख दर्द है, भय है, निराशा है, वो फ्ली अवे, भाग जाती है। ये मूव थ्रू द रैंक्स, तुम रैंक्स के यानी कि लाइन के बीच के जो रास्ते हैं उनमें मूव करते रहते हो, चलते फिरते रहते हो। रिकॉल द स्ट्रगलर्स, यानी जो लक्ष्यहीन व्यक्ति हैं तुम उनको बार बार रिकॉल, याद कराते हो और रिफ्रेश कर देते हो, किसको, जो व्यक्ति आउटवॉर्न यानी बिल्कुल थक कर बैठ चुके हैं, तुम उनकी प्रशंसा करते हो और उन्हीं प्रशंसा भरे शब्दों से तुम उन्हें इंस्पायर करते हो। जो लोग बहादुर हैं उनको इंस्पायर करते हो और उन्हें और बहादुर बना देते हो। ऑर्डर करेज रिटर्न्स, और इस तरह से उनके जो ऑर्डर का मीनिंग यहाँ पर क्या है, उनकी व्यवस्था, यानी कि जो उनका जो सही क्रम था वो बन जाता है, उनमें साहस आ जाता है और वो वापस अपने पथ पर लौट आते हैं। आइज रिकिंडलिंग एंड प्रेयर्स,
आइज रिकंडलिंग एंड प्रेयर्स मीन्स फिर से वो लोग जाग जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं तुमसे। फॉलो योर स्टेप्स, कि हम तुम्हारे सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आप आगे आगे प्लीज हमारे चलिए। ये फिल द गैप इन आवर फाइल्स, अगर हमारे रास्ते में कुछ लोगों के बीच में कुछ गैप आ गया तो प्लीज आप उसे फिल कर दीजिए। स्ट्रेंथन द वेव लाइन, जो वेवलिंग लेंथ है यानी कि डगमगाती हुई जो हमारी लाइंस हैं, आप उसको शक्ति प्रदान कर दीजिए, उसे स्टैब्लिश कर दीजिए, ताकि हम हमारे रास्ते पर बढ़ते रहें। ऑन टू द बॉन्ड ऑफ द वेस्ट, ऑन टू द सिटी ऑफ द गॉड। हम इस वेस्ट यानी कि इस दुनिया से निकलकर, इस वेस्ट लैंड से निकलकर कहाँ पहुंच जाएं? भगवान के द्वार पर पहुंच जाएं। तो भगवान के द्वार तक पहुंचने में आप हमारी मदद कीजिए। यहाँ पर आप पॉज ले सकते हैं एक बड़ा सा, क्योंकि आपकी पोएम यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ये सभी इस पोएम के बारे में था। देखिए मैंने यहाँ पर आपको हर स्लाइड के साथ वर्ड मीनिंग्स भी दिए हैं और यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी मैंने उसका लिखा हुआ है। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, इसी का एक्सप्लेनेशन मैंने इंग्लिश करके आपको ब्लॉग पर दिया हुआ है, ब्लॉग का एड्रेस मैंने आपको बताया हुआ है। प्लीज आप एक बार वहां पर जरूर जाकर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं आपके कोर्स से रिलेटेड कुछ नया आपको डालूं तो वो आपको मिल जाए वहां पर। Have a pause, take a deep breath, revise and feel confident. ब्लॉग को आप देखना ना भूलिएगा, ताकि आपको इंग्लिश के नोट्स वहां पर मिल जाएं। So wear a smile and be ready. Thank you very much for watching this video till end. आपने इस वीडियो को देखा अंत तक, थैंक यू वेरी मच फॉर इट। सब्सक्राइब द चैनल, और कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेजिए।